डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का कमेंट को देखते हुए देखिए कमेंट भी किया आप लोगों ने इंस्टा में, टेलीग्राम में भी और यूट्यूब में भी बहुत स्टूडेंट्स ने कमेंट किया। तो आप लोगों का कमेंट को देखते हुए मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए BHDC 107 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसका एग्जाम होने ही वाला है 6 तारीख को दिसंबर सेशन वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी ये भी नहीं, ये नहीं समझना कि भाई सिर्फ दिसंबर के लिए ही है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो सिर्फ दिसंबर एग्जाम के लिए नहीं, ये जो दिसंबर एग्जाम अभी हो रहा है इसके लिए नहीं, जून एग्जाम 26 में जो एग्जाम देंगे वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात ध्यान देना। चलिए, आप लोगों के कमेंट के वजह से मैं आप लोगों के लिए बना दिया हूँ, और आप लोगों को भी सपोर्ट करो यार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग शेयर करो वीडियो को, है ना। और ये चैनल में सिर्फ ये इग्नू का ही प्रिपरेशन नहीं होता, क्लास 1 से लेकर 12 तक का भी प्रिपरेशन होता है। सो आप लोग मेरे साथ बने रहे, अपने दोस्तों के पास, जहाँ भी रिलेटिव है उनके पास चैनल को शेयर करें। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यू हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए, आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया लगे कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुंच गया है। चलो, पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, त्रासदी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, मेरे पास अभी टाइम कम है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे हेल्प मांग रखा है, और मुझे सबका हेल्प करना है। इसीलिए आप ये कोशिश कीजिए कि मैं जो पढ़ूँ ना उन्हें आप ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान से सुनेंगे तो देखिए, मैं ऐसे लैंग्वेज का यूज़ किया हूँ ना जो आपको खुद से पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। बट आप अगर मेरे मेरे से सुनेंगे, सुनकर आप समझेंगे, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा याद होगा। एग्ज़ाम में आपको याद आएँगे, भाई ऐसा बात सर कह रहे थे। तो आपको सबसे पहले पूरा वीडियो वॉच करना है, देन आपको लास्ट में पीडीएफ, फ्री पीडीएफ मैं दे रहा हूँ भाई साहब। आप जाइएगा टेलीग्राम से, फ्री पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके आप लोग आराम से वीडियो देखने के बाद देख लेना। आपको समझ में भी आने लगेगा, खुद से याद भी हो जाएगा। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। त्रासदी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो त्रासदी जो है, त्रासदी काव्य की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। त्रासदी जो है वो काव्य की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका संबंध मानव जीवन के दुख, संघर्ष और पतन से होता है ना। देखिए, ये आपका, आप लोगों को पता है ना, ये हिंदी है, तो हिंदी से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन आंसर इसमें होंगे, ध्यान देना। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में ये जो आप लोग कौन सा, ये जो कोड है, ये कोड कौन सा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो आप लोग ने देखा, यहाँ पर देखो, है ना, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का ही आपका क्या है, सभी मोस्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये पाश्चात्य जो कि शास्त्र क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ कि ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र क्या होता है। देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र वो क्या है, वो पश्चिमी देशों के साहित्य और काव्य पर किए गए चिंतन, सिद्धांतों और समीक्षाओं का अध्ययन है। जो पश्चिमी देशों, जो भी पश्चिमी, जैसे कि मान लो प्राचीन, मान लो कि भाई यूनान, ठीक है, यूनान वाले जो देश है, यूनान में जो देश है, पश्चिमी में जितने भी देश हैं, तो ये देशों के बारे में जो बताया जाता है, देशों में जो जो भी काव्य, उनके चिंतन, उनके अध्ययन करके जो काव्य का रचना किया गया है, वही आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र कहलाता है। और फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि वो पश्चिमी देश नहीं जानते होंगे कि भाई ये कौन कौन से हैं। तो इनमें भी आप लोग ये सुन लीजिए, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, अब यहाँ पे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन सब का तो नाम सुने होंगे। ये आपके पश्चिमी देश आते हैं, तो वहाँ के बारे में वहाँ चिंतन, सिद्धांत और समीक्षा का अध्ययन किया जाता है। तो और इनका जो कि स्टार्टअप समझ लो कि प्लेटो और अरस्तु नामक नाम से हुए थे। प्लेटो और अरस्तु ने इनकी सबसे पहले शुरुआत की थी। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, इसी के अकॉर्डिंग। सो आप हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है, खुद साफ साफ लिखा हुआ है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में त्रासदी का व्यवस्थित विवेचन सबसे पहले अरस्तु ने किया। अरस्तु के अनुसार त्रासदी एक गंभीर और पूर्ण कार्य की अनुकरणात्मक प्रस्तुति है जो करुणा और भय की अनुभूति करती है तथा दर्शक के मन में भावों का परिशोधन करती है। त्रासदी का नायक सामान्यतः उच्च कुल या फिर महान व्यक्तित्व वाला होता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई त्रुटि या कमजोरी होती है जिसे हम त्रासद दोष कहते हैं। यही दोष नायक के पतन का
कारण बनता है। त्रासदी घटनाएं कारण और परिणाम के क्रम में आगे बढ़ती है, जिससे कथा विश्वसनीय बनती है। इसमें संघर्ष, तनाव, उलटफेर और पहचान जैसे तत्व, और इनमें नायक का अंत प्रायः दुखद होता है, पर उसका उद्देश्य निशाना फैलाना नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को सामने लाना होता है। इस प्रकार त्रासदी मानव जीवन की सीमाओं, नैतिक द्वंद्व और भावनात्मक गहराई को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती है। त्रासदी पाठक और दर्शक को अब आत्मचिंतन, संवेदना, सहानुभूति तथा नैतिक जिम्मेदारी का अनुभव कराती है, और समाज में मानवीय मूल्यों के महत्व को समझने में सहायता देती है, और व्यवहारिक चेतना विकसित होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, काव्य में काव्य में औदात्य से आप क्या समझते हैं? काव्य में औदात्य से आशय किस कविता की उस महानता और गरिमा से है जो पाठक के मन में ऊंचे भाव, आदर्श और उदात्त अनुभूतियां उत्पन्न करती है। फिर से सुनिए ध्यान से कि काव्य में औदात्य से आशय कविता की उस महानता और गरिमा से जो पाठक के मन में ऊंचे भाव, आदर्श और उदात्त अनुभूतियां उत्पन्न करती है। औदात्य का संबंध विषय, भाव और भाषा और शैली सभी से होता है। औदात्य का संबंध किससे होता है? विषय, भाव, भाषा और शैली से सभी से होता है। जब कविता में विचार, उच्च भाव, गंभीर तथा उद्देश्य मानवीय कल्याण से जुड़ा होता है, तब उसे औदात्यपूर्ण माना जाता है। पश्चात काव्यशास्त्र में लॉन्गिनस और औदात्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह पाठक को आनंद ही नहीं देता, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से ऊंचा उठाता है। औदात्य का स्रोत कवि की महान कल्पना, सशक्त भाववेग और प्रभावशाली अभिव्यक्ति में निहित होता है। इसमें भाषा सरल होते हुए भी प्रभावपूर्ण होती है, और शब्द चयन गरिमापूर्ण होता है। औदात्यपूर्ण काव्य में वीरता, त्याग, प्रेम और सत्य जैसे मूल्य प्रमुख रूप से व्यक्त होते हैं। यह काव्य मनुष्य के भीतर आत्मगौरव, नैतिक चेतना और प्रेरणा का संचार करता है। इस प्रकार औदात्य कविता को साधारण अभिव्यक्ति से ऊपर उठाकर उसे अस्थायी प्रभाव और उच्च साहित्य स्तर प्रदान करता है, तथा पाठक को मानसिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाता है। ऐसी कविता समाज में संवेदनशीलता, मूल्यबोध और सकारात्मक दृष्टि विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है, और यह सदैव महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शास्त्रीयतावाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। शास्त्रीयतावाद साहित्य और कला की वह प्रवृत्ति है जो प्राचीन ग्रीक और रोमन परंपराओं को आदर्श मानती है। इसमें संतुलन, अनुशासन, नियमबद्धता और तर्क को विशेष महत्व दिया जाता है। शास्त्रीयतावाद का मानना है कि कला का उद्देश्य सौंदर्य के साथ साथ नैतिक शिक्षा देना भी है। इस विचारधारा में भावनाओं की अति के बजाय संयमित अभिव्यक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। तथ्य स्पष्ट संरचना और सुव्यवस्थित भाषा संयत होनी चाहिए। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अरस्तु के सिद्धांत शास्त्रीयतावाद की आधारशिला माने जाते हैं। त्रासदी और महाकाव्य के नियम, एकता का सिद्धांत तथा अनुकरण की अवधारणा इसी से जुड़ी है। शास्त्रीयतावाद प्रकृति की नकल को कला का आधार मानता है, पर यह नकल आदर्श रूप में होनी चाहिए। इसमें व्यक्तिगत अनुभूति से अधिक सार्वभौमिक अनुभवों पर बल दिया जाता है। समाज, नैतिकता और विवेक को साहित्य का केंद्र माना जाता है। अतः शास्त्रीयतावाद अनुशासित सौंदर्य, स्पष्टता और बौद्धिक संतुलन पर आधारित साहित्यिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। यह प्रवृत्ति लेखक को नियमों का पालन करने और रचना में मर्यादा बनाए रखने की प्रेरणा देती है। इसके अनुसार कला में अराजकता और अतिरंजना उचित नहीं मानी जाती है, क्योंकि संतुलन ही स्थायित्व देता है। इसकी मूल पहचान मानी जाती है साहित्य में सदैव, है ना, हमेशा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, हिंदी की नई समीक्षा। हिंदी की नई समीक्षा पर एक निबंध लिखिए।
तो निबंध भाई निबंध के तरीके से आप लिख सकते हैं, एक 2 पेज लिखना, 2 पेज 3 पेज जो भी। निबंध में क्या होता है, एक तरीके उनके बारे में बताया जाता है, यानी कि नई समीक्षा क्या है, इसमें क्या होता है, क्या ज्ञान है छुपा उसमें, क्या साहित्य है इसमें, ये इसी के बारे में आपको लिखते जाना एक तरीके से, पूरा पैराग्राफ के अनुसार, पैसेज के अनुसार। हिंदी की नई समीक्षा साहित्य साहित्य आलोचना आलोचना की वह प्रकृति है या वह प्रवृत्ति है जिसमें रचना को उसके आंतरिक तत्वों के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। इस समीक्षा पद्धति में लेखक के जीवन, सामाजिक परिस्थितियों या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अपेक्षा स्वयं कृति को केंद्र में रखा जाता है। नई समीक्षा पाठ की भाषा, प्रतीक, बिंब, संरचना और अर्थ स्तरों का सूक्ष्म विश्लेषण करती है। इसका उद्देश्य यह मानना है कि साहित्यिक रचना अपने आप में पूर्ण होती है, उसका अर्थ उसी के भीतर निहित रहता है। हिंदी में नई समीक्षा का प्रभाव 20वीं शताब्दी के मध्य में दिखाई देता है। इस दृष्टि में भावुक या बाह्य व्याख्या को कम महत्व दिया गया है। पाठ के शब्दों, वाक्य, विन्यास और विरोधाभासों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नई समीक्षा साहित्य को वैज्ञानिक ढंग से पढ़ने की कोशिश करती है। इसके आलोचक की निजी भावना की जगह वस्तुनिष्ठता को महत्व मिलता है। यह पद्धति पाठक को रचना के भीतर गहराई से प्रवेश करने का अवसर देती है। हिंदी साहित्य में इसने आलोचना को अधिक अनुशासित और विश्लेषणात्मक बनाया। नई समीक्षा ने साहित्य अध्ययन को गंभीर और व्यवस्थित दृष्टि प्रदान की और आलोचना को केवल राय देने से आगे बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5, अरस्तु और प्लेटो। भैया ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। अरस्तु और प्लेटो के अनुकरण संबंधी विचारों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। प्लेटो और अरस्तु दोनों काव्य को अनुकरण से जोड़ा, पर उनके विचारों में अंतर स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्लेटो के अनुसार कला और काव्य सत्य से दूर होते हैं। प्लेटो के अनुसार क्या होते हैं, जो कला और काव्य जो होता है वो सत्य से क्या होते हैं, दूर होते हैं, क्योंकि वे वास्तविक वस्तुओं की नकल होते हैं, जबकि वास्तविक वस्तुएं स्वयं विचारों की नकल है। इस प्रकार काव्य सत्य से 2 बार दूर माना गया है। प्लेटो को लगता है कि काव्य भावनाओं को भरकर समाज को भ्रमित करता है, इसलिए उन्होंने कवियों को आदर्श राज्य से बाहर रखने की बात की। इसके विपरीत उल्टा अरस्तु ने अनुकरण को स्वाभाविक और उपयोगी माना और उनके अनुसार मनुष्य में अनुकरण की प्रवृत्ति जन्मजात होती है और इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अरस्तु ने काव्य को आनंद और शिक्षा दोनों का साधन माना। उनके अनुसार काव्य वास्तविकता की साधना नकल नहीं बल्कि आदर्श रूप में प्रस्तुति है। अरस्तु के लिए त्रासदी, करुणा और भय के माध्यम से भावनात्मक शुद्धि करती है, जहाँ प्लेटो काव्य को हानिकारक मानते हैं और वहीं अरस्तु उसे समाज के लिए उपयोगी और आवश्यक मानते हैं। इस प्रकार दोनों के अनुकरण सिद्धांत दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर स्पष्ट होता है। रिचर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत का विवेचन कीजिए। आइए, रिचर्ड्स आधुनिक पश्चात काव्यशास्त्र के प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि कविता का वास्तविक मूल्य उसके नैतिक उपदेश, कथ्य, सामाजिक संदेश में ही नहीं बल्कि पाठक के मन पर पड़ने वाले प्रभाव में निहित होता है। उनके अनुसार कविता मानव मन की विभिन्न इच्छाओं, भावना और प्रवृत्तियों के बीच संतुलन स्थापित करती है। जब कोई कविता पाठक के मन में बिखरी हुई भावना को व्यवस्थित करती है और मानसिक तनाव को कम करती है, तब वह कविता मूल्यवान बनती है। रिचर्ड्स ने काव्य के मूल्यांकन में व्यक्तिगत पसंद, परंपरा और बाहरी मानकों को अस्वीकार किया। उन्होंने आलोचना को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उसका मानना था कि कविता भाषा के माध्यम से भावों को नियंत्रित करती है और पाठक के अनुभवों को गहराई देती है। अच्छी कविता पाठक के भीतर सामंजस्य उत्पन्न करती है और उसकी चेतना को संतुलित करती है। इसी संतुलन की क्षमता को रिचर्ड्स काव्य का वास्तविक मूल्य मानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है, नव शास्त्रीयतावाद के प्रमुख विचारकों के मत को स्पष्ट कीजिए। ध्यान से समझिए, नव शास्त्रीयतावाद पश्चात काव्यशास्त्र की एक महत्वपूर्ण क्या है, धारा है, जिसका विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ। इस विचारधारा में प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य को आदर्श माना गया। नव शास्त्रीयवाद के प्रमुख विचारकों में
जॉन ड्राइडन जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप और सैमुअल जॉनसन का नाम दिया जाता है। ड्राइडन ने काव्य में अनुशासन, स्पष्टता और संतुलन पर बल दिया। उनके अनुसार कविता में भावनाओं की अति नहीं होनी चाहिए, उनकी विवेक और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। अलेक्जेंडर पोप ने काव्य को नियमबद्ध कला माना और रूप, भाषा तथा शिल्प की शुद्धता पर जोर दिया। वे मानते थे कि कवि को प्रकृति का अनुकरण करना चाहिए, परंतु उसे शास्त्रीय नियमों के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए। सैमुअल जॉनसन ने साहित्य के नैतिक उद्देश्य को महत्व दिया और कहा कि साहित्य का कार्य पाठक को जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराना है। नव शास्त्रीयता वाद में व्यक्तिगत कल्पना की अपेक्षा सामाजिक मान्यताओं, सामान्य बुद्धि और परंपरा को अधिक महत्व दिया गया है। इस धारा में काव्य को समाज से जुड़ा हुआ माना गया और साहित्य को शिक्षाप्रद तथा उपयोगी बनाने पर बल दिया गया। भाषा को सरल, स्पष्ट और नियंत्रित रखने की बात कही गई, ताकि पाठक आसानी से अर्थ ग्रहण कर सके और बौद्धिक अनुशासन बनाए रखे। और सदैव क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है अब। यथार्थवाद का अर्थ बताते हुए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालिए। यथार्थवाद साहित्य और कला की वह प्रवृत्ति है जिसमें जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कल्पना, आदर्शवाद या अतिशयोक्ति की बजाय समाज की सच्ची स्थितियों, समस्या और अनुभवों को दिखाया जाता है। यथार्थवाद का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ, जब औद्योगिक क्रांति, शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन तेजी से बढ़ रहे थे। उस समय साहित्यकारों ने महसूस किया कि समाज की वास्तविक स्थिति को सामने लाना आवश्यक है। पहले अ, पहले पहले के साहित्य में राजा, नायक और आदर्श पात्र अधिक होते थे, लेकिन यथार्थवाद ने सामान्य मनुष्य, मजदूर, किसान और मध्यवर्ग को केंद्र में रखा। इस प्रवृत्ति में ने गरीबी, शोषण, वर्ग भेद और पारिवारिक समस्याओं जैसे विषयों को महत्व दिया। ऐतिहासिक रूप से यह आंदोलन रोमांटिकतावाद की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, क्योंकि रोमांटिकतावाद भावनाओं और कल्पनाओं पर अधिक आधारित था। यथार्थवाद ने तर्क, अनुभव और सामाजिक सच्चाई को प्राथमिकता दी। इसमें लेखक स्वयं को समाज का निरीक्षक मानता है और घटनाओं को निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत करता है। भाषा सरल और बोलचाल की होती है ताकि पाठक आसानी से जुड़ सके। यथार्थवाद ने साहित्य को समाज से जोड़ने का कार्य किया और उसे अधिक जिम्मेदार बनाया। इस प्रवृत्ति का प्रभाव उपन्यास, कहानी और नाटक सभी विद्याओं में दिखाई देता है। स्वच्छंदतावाद और छायावाद का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। स्वच्छंदतावाद और छायावाद दोनों काव्य की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं, लेकिन इनके दृष्टिकोण और विषय में अंतर पाया जाता है। स्वच्छंदतावाद का विकास पाश्चात्य साहित्य में हुआ और इसमें कवि की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भावनाओं और कल्पना को विशेष महत्व दिया गया। इस प्रवृत्ति में प्रकृति प्रेम, विद्रोह और आत्म अभिव्यक्ति प्रमुख विषय रहे हैं। स्वच्छंदतावाद कवि नियमों और परंपराओं से मुक्त होकर काव्य रचना करना चाहते थे। इसके विपरीत छायावाद हिंदी काव्य की एक प्रमुख धारा है, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विकसित हुई। छायावाद में भावना को महत्व दिया गया, लेकिन यह अधिक सूक्ष्म, रहस्यात्मक और आत्म केंद्रित है। इसमें प्रकृति को मानवीय भावनाओं का प्रतीक बनाया गया। स्वच्छंदतावाद में भावना को उन्मुक्तता अधिक दिखाई देती है, जबकि छायावाद में भावनाओं के साथ दर्शन और आध्यात्मिकता जुड़ी रहती है। भाषा की दृष्टि से स्वच्छंदतावाद सरल और भावपूर्ण है, जबकि छायावाद में संस्कृति निष्ठ और लाक्षणिक भाषा का प्रयोग अधिक हुआ। स्वच्छंदतावाद समाज के टकराव की भावना दिखाई देती है, वहीं छायावाद आत्मभूति और आंतरिक संसार पर ध्यान केंद्रित करता है। दोनों धाराओं ने काव्य को नई दिशा दी और भावनात्मक अभिव्यक्ति को गहराई प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आधुनिकता के अर्थ को आधुनिकता है ना। अब आधुनिकता समझते ही होंगे क्या है। आधुनिकता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। आधुनिकता एक ऐसी अवधारणा है जो परंपरागत सोच से हटकर नए विचार,
मूल्यों और दृष्टिकोण को अपनाने से जुड़ी है ना? यही समझते हैं ना, यही आधुनिकता है। जो नए चीज़ अभी देखने आते हैं, तो ये आधुनिक समय में हो रहा है ना, कोई भी नया चीज़, नया बदलाव, ये आधुनिक समय में होता है। और साहित्य में आधुनिकता का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्र सोच, तर्क, अनुभव और बदलती सामाजिक स्थितियों की अभिव्यक्ति। आधुनिकता का विकास औद्योगिकरण, वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन के साथ हुआ। इसने मनुष्य को धर्म, परंपरा और रूढ़ियों से बाहर निकालकर सोचने के लिए प्रेरित किया। साहित्य में आधुनिकता का प्रभाव विषय, भाषा और शैली तीनों पर पड़ा। अब रचनाओं में अकेलापन, तनाव, अस्तित्व अस्तित्व की समस्या और जीवन की जटिलता जैसे विषय सामने आए। आधुनिक साहित्य ने व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा और मानसिक संघर्ष को महत्व दिया। भाषा अधिक सहज, प्रतीकात्मक और प्रयोगशील हो गई। रचनाओं ने समाज की विसंगतियों, राजनीतिक दबाव और नैतिक संकटों को खुलकर प्रस्तुत किया। आधुनिकता ने साहित्य को प्रश्न पूछने वाला बनाया, न कि केवल परंपरा का अनुसरण करने वाला। इससे साहित्य में यथार्थ, मनोविश्लेषण और प्रयोगवाद जैसी प्रवृत्तियां विकसित हुई। आधुनिकता ने पाठक को सोचने और प्रश्न पूछने और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया। इसका प्रभाव कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक सभी विषयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब आपके सामने है उत्तर आधुनिकता। ये क्या है? उत्तर आधुनिकता आधुनिकता के बाद विकसित हुई एंड एक वैचारिक और साहित्यिक अवधारणा है। इसमें आधुनिकता की निश्चितताओं, स्थिर धर्मों, अर्थों और एक रूप सच्चाई पर प्रश्न उठाया गया है। उत्तर आधुनिक विचारधारा यह मानती है कि कोई भी सत्य पूर्ण और सार्वभौमिक नहीं होता, बल्कि समय, समाज और दृष्टिकोण के अनुसार बदलता रहा है। साहित्य में उत्तर आधुनिकता ने संरचना, भाषा और भाषा की पारंपरिक समझ को तोड़ा। इसमें लेखक की सर्वोच्चता को नकराते हुए पाठक की भूमिका को महत्वपूर्ण माना और उत्तर आधुनिक रचनाओं में विखंडन, बहुअर्थकता, व्यंग, प्रोडी और अंतरपाठीयता जैसे तत्व दिखाई देते हैं। यह विचारधारा इतिहास, संस्कृति और सत्ता के स्थापित आख्यानों पर संदेह करती है। उत्तर आधुनिकता में बड़े सिद्धांतों की बजाय छोटे सिद्धांतों, छोटे अनुभवों और हास्य के वर्गों की आवाज को महत्व दिया गया। भाषा को स्थिर माध्यम नहीं बल्कि एक अस्थिर संरचना माना गया है। साहित्य के अनुसार साथ साथ दर्शन, कला और समाजशास्त्र में भी उत्तर आधुनिकता का प्रभाव दिखाई देता है। यह दृष्टिकोण आधुनिक जीवन की जटिलताओं, सुरक्षाओं और पहचान के संकट को अभिव्यक्त करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट्स, समाजवादी यथार्थवाद। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवादी यथार्थवाद साहित्य और कला की वह प्रकृति है जो समाज को संघर्ष के दृष्टि से देखने पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज की वास्तविक परिस्थितियों को दिखाते हुए शोषण, अन्याय और असमानता के विरुद्ध चेतना पैदा करना है। समाजवादी यथार्थवाद का विकास मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव में हुआ। इसमें मजदूर, किसान और शोषित वर्ग को साहित्य का केंद्र बनाया गया। इस प्रवृत्ति के अनुसार साहित्य केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। जो यथार्थवादी लेखक कल्पना समाजवादी यथार्थवादी लेखन समाज की समस्या को यथार्थ में प्रस्तुत करता है और शोषक व्यवस्था की आलोचना करता है। इसमें आशा और संघर्ष की भावनाएं दिखाई देती है। पात्र आम जीवन के लिए उनकी ये समस्याएं सामाजिक होती है। भाषा सरल और सुस्पष्ट होता है और भाषा सरल और सम्मानजन्य भी होती है ताकि संदेश सीधे पाठक तक पहुंचे। पात्र आम जीवन से लिए जाते हैं और उनकी समस्या सामाजिक होती है। भाषा सरल और जन सामान्य की होती है ताकि वे संदेश सीधे पाठक तक पहुंच सके। लेकिन सामाजिक अर्थार्थ में कला को समाज से अलग नहीं माना जाता। यह प्रवृत्ति को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ती है और परिवर्तनकारी भूमिका प्रदान करती है।
स्टूडेंट्स अब आप लोग क्या कीजिए, टाइम नहीं है मेरे पास, ये जो वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल करके वीडियो रोक कर आप लोग देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिया गया है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शास्त्रीयतावाद, और बाकी नई समीक्षा, विचारधारा, प्लेट, वही प्लेट, अस्तु, संयोजन। ठीक है, तो ये टोटल देखिए आप लोगों के लिए 18 मोस्ट क्वेश्चन आंसर है, इसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये पीडीएफ जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए, जिसमें पासवर्ड लगा होंगे। पासवर्ड के लिए आपको ओनली इंस्टा में आना है, पासवर्ड केवल इंस्टा में ही आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखना, आपको इंस्टा में आना है और इंस्टा से आपको रिक्वेस्ट के साथ पासवर्ड मांगना है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट बार आगे बढ़ेंगे। चैनल से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।